मध्य प्रदेश कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल है हमारा। और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एकदम भगवान महाकाल की आकर्षण सारे देश में बढ़ा है। और आपने देखा होगा लगभग 20 गुना भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ महाकाल की सवारी में थे और जिस प्रकार की भीड़ थी, तो मैं तो लगभग 40 सालों से ज़्यादा हूँ, तो अद्भुत भीड़ थी। मतलब अब प्रशासन के लिए भी चुनौती हो गया वो कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करके बाबा को सीधे निकाल के और ले जाना। पर फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी सवारी निकली और हमें लगता है कि अब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जाएगी। कल की सवारी के अंदर जो थीम थी वह थी लोक नृत्य, लोक संगीत और सारे प्रदेशों के संस्कृति वहाँ दिखाने की कोशिश की थी हमने, विशेषकर ट्राइबल। तो गुजरात के ट्राइबल नृत्यकार आए थे, मध्य प्रदेश के भी थे और बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य था। और जो आनंद है महाकाल की यात्रा का और जो मन को आह्लादित करता है वो इसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। और इसलिए ये जो हमारा प्रदेश का एक बहुत बड़ा उत्सव, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रथ यात्रा जैसे एक निकलती है और तिरुपति भगवान की यात्रा निकलती है, ऐसे हमारे यहाँ भी महाकाल की सवारी की प्रतिष्ठा ऐसी ही होने वाली। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो 30-40 साल से जा रहा हूँ और जिस तेज़ी से भक्तों का आना जाना वहाँ हो रहा है, और इसलिए हम सबके लिए एक चुनौती है कि यह सवारी अच्छी निकले और जो भी दर्शक आए वह यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। हाँ जी, अब मैंने तो झांझ भी बजाया और पता नहीं क्या क्या बजाया, आप देख नहीं पाए। मतलब मेरी सांस बड़ी लंबी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा। तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि भी बहुत ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे धार्मिक पर्यटन में हमने महाकाल लोक बनाया और उसके बाद लोगों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इसलिए इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के अंदर कैसे पर्यटक ज़्यादा आकर्षित हों, इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि शेर, चीते अब मध्य प्रदेश इनके नाम से पहचानने लगा। अभी तक तो गुजरात ही टाइगर के नाम से पहचाना जाता था, पर मध्य प्रदेश की भी पहचान अब हो रही है। और मुझे लगता है कि जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी क्षेत्र में
बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है उसको भी। और बायोस्फीयर से मतलब ये है कि हमारे जितने भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वायु में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके संरक्षण का काम। और इसलिए इस दिशा में सरकार बहुत गंभीर है और इन सब क्षेत्र को संरक्षित करके लोगों को जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको आकर्षित करने का काम किया जाएगा। अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और ब्रह्मोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता सिंधिया मेला है और उज्जैन में ब्रह्मोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का आज अनुमोदन किया गया है। आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और उसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर। और डेटा भी विश्वसनीय डेटा, नहीं तो कई चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, कितनी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। इसमें भी आज कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में बने। तो अधिकतर ये सामान्य चीज़ें लोग समझते हैं। डाटा इस सेंटर ऐसा बने कि सारे विभाग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके। सरकार, देखिए आज के समय में डाटा कोई सा भी हो, आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, जैसे सड़क बनाना है तो ट्रैफिक का डाटा चाहिए, आपको बिजली के वायरिंग करनी है या उसका एक्सपांशन करना है तो कितने लोग उपभोक्ता होंगे, वो डाटा चाहिए। तो डाटा आज के समय डेवलपमेंट के साथ एकदम जुड़ गया है और विश्वसनीय डाटा ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे सब विभागों के साथ सामंजस्य करके हमारा डाटा सेंटर, इसमें हम शासकीय अधिकारी विभाग को लगेंगे, पर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें शोधकर्ता, नीति निर्धारकों के साथ मिलकर, और एक मैंने अपनी बात के प्रारंभ में कहा कि विश्वसनीय डेटा सेंटर का केंद्र मध्य प्रदेश बने। जी ऐसा है कि देखिए इसमें नई तकनीकी का समावेश करना सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसकी विश्वसनीयता और डाटा कलेक्शन, और सब जगह से विश्वसनीय डाटा कलेक्शन। मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ कि हम जवाबदार सरकार है, तो हमारा डेटा इतना जवाबदार होना चाहिए कि किसी को भी जरूरत, आप पत्रकारों को कोई न्यूज़ बनानी है तो आपको डेटा चाहिए, तो हम विश्वसनीय डेटा देंगे। तो इस प्रकार हम एक विश्वसनीय डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं और इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी टूर पर गए थे तो उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है, जो हमारी
बिजली पानी से बनती है और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है। तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई। लगभग 40 साल से ही चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। तो लगभग इसमें 464 करोड़ का 464 करोड़ का बनेगा ये और इसमें 4 into 43 मेगावाट इसका नवीनीकरण होगा। इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है 573 करोड़ भी। इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा, बाकी लोन से यह 464 दोनों राज्य में। हाँ, और नहीं उनका अलग अलग है। ऐसा है कि हमारी जो कैपेसिटी वो 115 मेगावाट की है और राणा प्रताप की 175 मेगावाट की है। तो इनका खर्चा है 573 और हमारा है 464। सर रिन्यूएबल में कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी तो उसी की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, उसको नवीनीकरण कर रहे हैं, बस इतना ही। राजस्थान रूप से हम लोग बनाएंगे, उनका भी नवीनीकरण होगा, हमारे भी नवीनीकरण होगा। हम लोन लेंगे, उनको 573 करोड़ का लोन लेना, हमको 464 करोड़ का लोन लेना। उनकी 172 है, हमारी 115। 25 हो जाएगी। कुछ मर्यादा विधानसभा की रखना पड़ती है। विधानसभा अभी अब ऐसी चीज होगी कि लोग दर की चिंता कम कर रहे हैं। बिजली मिले ये बहुत बड़ा इशू हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई दर की चिंता करता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं, सोलर की सूर्य घर योजना आरंभ की है, तो उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली मिल जाती है। तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे, अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए। और हमें कहने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सतत बिजली दे रहे हैं। और यदि किसी को बिजली के बिल की भी चिंता हो तो सोलर का अधिकतम उपयोग करे, बल्कि वो बेचे तो वो तो कमा भी सकता है, धंधा कर सकता है। तो दिल्ली में